हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्वेल्थ की इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडिगो पढ़ने वाले हैं, जिसके ऑथर हैं लुईस फिशर। सो लेट्स। लुईस फिशर गांधी जी से मिलते हैं 1942 में। गांधी जी उसको बताते हैं कि कैसे 1917 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों को इंडिया से निकालने की जो कोशिश है वो स्टार्ट कर दी थी। असल में 1916 में एक किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, वो आकर गांधी जी से मिलता है लखनऊ में। गांधी जी लखनऊ आए हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक एनुअल मीटिंग के सिलसिले। राजकुमार शुक्ला चंपारण बिहार से था और वो गांधी जी से मिलकर उनको चंपारण के जो किसानों के साथ में नाइंसाफी हो रही थी और शेयर क्रॉपिंग की जो प्रथा प्रचलित थी चंपारण में, उसके बारे में बताना चाहता था। जहां भी गांधी जी जाते हैं वो शुक्ला जो है उनको फॉलो करता है, उनका पीछा करता है, उनके साथ साथ रहता है। आखिरकार गांधी जी उसको बोलते हैं कि मैं कुछ महीनों बाद इस तारीख को कलकत्ता में आने वाला हूं, तुम वहां पर मुझे मिलना। कुछ महीनों बाद गांधी जी जब कलकत्ता पहुंचते हैं तो शुक्ला वहां पर ऑलरेडी उनका वेट कर रहा था। ये देखकर, उसका दृढ़ निश्चय देखकर गांधी जी बहुत इंप्रेस होते हैं, बहुत खुश होते हैं और वो फैसला करते हैं कि वे चंपारण जाएंगे। अब ये शेयर क्रॉपिंग क्या है? जो जमींदार थे उन्होंने एक प्रथा शुरू की थी। अंग्रेजों को नील चाहिए था और वो नील की खेती करवाया करते थे। और हम सब जानते हैं कि नील जो है वो अच्छा नहीं है फसल के लिए, ज़मीन के लिए, क्योंकि जहां एक बार नील की खेती हो जाए वो ज़मीन बंजर हो जाती है। लेकिन जो ज़मींदार थे वो किसानों को किराए पर अपना जो ज़मीन है वो दिया करते थे खेती करने के लिए, और बदले में वो मांगते थे 15% फसल। लेकिन ये 15% फसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नील की ही होनी चाहिए, ऐसा दबाव डाला गया था किसानों के ऊपर। वो कोई और फसल जो कि को स्वीकार नहीं करते थे। तो किसानों के पास कोई और चारा नहीं था और उनको 15% जमीन के ऊपर 15% जो जमीन का टुकड़ा था उसमें नील की खेती करनी ही पड़ती थी। तो गांधी जी ये सब सुनकर पहले जाते हैं पटना में, ताकि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिल सके, जो कि बहुत ही फेमस वकील थे। लेकिन वो घर पर नहीं थे और उनके जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को और शुक्ला को अंदर एंटर करने नहीं दिया। तो गांधी जी और शुक्ला बाहर ही, लेकिन उनकी भेंट नहीं हो पाती। फिर वो फैसला करते हैं कि वे मुजफ्फरपुर जाएंगे। जब मुजफ्फरपुर के लोगों को पता चलता है कि गांधी जी वहां आ रहे हैं, तो हजारों की तादाद में लोग और स्टूडेंट्स मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े। मुजफ्फरपुर में गांधी जी एक प्रोफेसर जिनका नाम था प्रोफेसर कृपलानी, उनसे मिलते हैं। ये बहुत ही अनयूजुअल क्या होता है, जो थोड़ी सी अजीब हो, जो कि हटकर हो। अब ये चीज अजीब क्यों थी? क्योंकि मुजफ्फरपुर एक छोटा सा शहर था और उस समय अक्सर जो बड़े शहर के लोग थे वो स्वतंत्रता सेनानियों को अपने घर में शरण दे दिया करते थे। लेकिन छोटे घरों के लोग ऐसा नहीं करते थे, वो डरते थे बहुत। और मुजफ्फरपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था उस समय। तो एक छोटे से शहर का इंसान, और वो भी जो सरकारी नौकरी करता हो, सरकार ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश लोगों की थी, तो सरकारी नौकरी करते हुए और छोटे शहर का होने के बावजूद उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी मतलब गांधी जी को अपने घर में शरण दी। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, ये कोई आम बात नहीं थी। गांधी जी किसानों से बात करते हैं, माफ करना, गांधी जी वकीलों से बात करते हैं। वकील बताते हैं कि वो लोग किसानों का केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, और साथ में बताते हैं कि वो कितनी फीस, काफी हैवी फीस
काफी ज्यादा फीस वो लोग चार्ज कर रहे थे किसानों से। ये सुनकर गांधी जी बहुत गुस्सा होते हैं और वो उनको डांटते भी हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर तुम लोग, अगर एक कोर्ट अगर किसी के मन से भय नहीं निकाल पा रहा तो उस कोर्ट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसान बहुत डरे हुए थे और उनका केस लड़ा जा रहा था कोर्ट में, मगर फिर भी उनके मन से डर नहीं निकल पा रहा था, और गांधी जी के मुताबिक यही मेन चीज होनी चाहिए। अब शेयर क्रॉपिंग जो थी ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, मतलब कि जो किसान थे और जो जमींदार थे उनके बीच में कई सालों का एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध हुआ करता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर उस समय से पहले या उस टाइम पीरियड से पहले कोई भी एक अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा दूसरों को। जैसे मान लीजिए कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो किसान मुआवजा देंगे अंग्रेजों को। तभी ये खबर आती है कि जर्मनी में कृत्रिम नील यानी कि सिंथेटिक इंडिगो, केमिकली इंडिगो या नील बना दी गई है, उसका आविष्कार हो गया है। ये सुनते ही अंग्रेजों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो अब ये बात तो जाहिर है कि अगर अंग्रेजों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो वही मुआवजा देंगे किसानों को, लेकिन वो उल्टा करते हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं अनपढ़ और नादान किसानों को। वो उनको बोलते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, हम तुमको आजाद कर रहे हैं और अब तुम हमको मुआवजा दो। बेचारे कुछ ज्यादातर जो किसान थे वो अनपढ़ थे और बेचारे इतना जानते नहीं थे, तो उन्होंने खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और उन्होंने खुद मुआवजा पे किया, जबकि उनको मुआवजा मिलना चाहिए था अंग्रेजों से। लेकिन कुछ गिने चुने जो किसान थे वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने वकीलों से बात की और उन्होंने इस केस को कोर्ट में लेके गए और उन्होंने अपने पैसे वापस देने की मांग की। और इसी समय पर गांधी जी चंपारण में आए थे। तो गांधी जी पहले क्या करते हैं कि वो जो जमींदारों का एसोसिएशन था, जो उनका संगठन था, उनके सेक्रेटरी से जाके बात करते हैं ताकि वो पूरी सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी ले सके। लेकिन उनको ये कहा गया कि बाहर के हो, किसी और राज्य के हो, तो तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। इसके बाद गांधी जी जाते हैं तिरहुत डिवीजन में। चंपारण जो है वो तिरहुत डिवीजन में आया करता था। तो गांधी जी जो है वो तिरहुत के कमिश्नर से मिलते हैं। डिवीजन आप ऐसे मान सकते हैं जैसे आजकल के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो वो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर से मिलते हैं, लेकिन वो भी गांधी जी से अच्छा व्यवहार नहीं करता और उनको बोलता है कि तुम यहां से चले जाओ। इसके बाद गांधी जी जाते हैं मोतीहारी। चंपारण जो है वो मोतीहारी की राजधानी थी। गांधी जी वहां किसी के घर में शरण लेते हैं और तभी उनको पता चलता है कि किसी किसान के साथ में खराब बर्ताव किया गया है। तो गांधी जी तुरंत क्या करते हैं, एक हाथी की पीठ बैठकर उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब गांधी जी उस गांव की तरफ जा रहे थे तभी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक दूत, एक मैसेंजर वहां आता है और वो गांधी जी को रोकता है और उनको नोटिस देता है। फरमान जारी किया गया था कि उनको वापस जाना पड़ेगा चंपारण और वो उस गांव में जाके उस किसान से नहीं मिल सकते। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। गांधी जी को कानून नहीं मानने के या कानून को तोड़ने के वजह से उनकी पेशी होती है कोर्ट में और उनको बुलाया जाता है कोर्ट में और अपनी पेशी देते हैं। जब गांधी जी कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ में लोग बाहर खड़े हो जाते हैं। यही शुरुआत थी कि जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के डर से अपने आप को आजाद करना शुरू कर दिया था।
और ये जो क्राउड थी, ये जो भीड़ थी, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। जो प्रोसिक्यूटर था, प्रोसिक्यूटर मतलब जो किसी सरकार के तरफ से जो वकील वकील केस लड़ता है कोर्ट में, उसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो जो प्रोसिक्यूटर था उसने कहा कि ये ट्रायल, ये केस पोस्टपोन किया जाए, इसको आगे धकेला जाए, इसको आज हम लोग इस केस को नहीं लड़ सकते, ताकि वो लोग अपने सीनियर से बात कर लें। हालांकि गांधी जी बोल रहे थे कि मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा दी जाए। अब यहाँ गांधी जी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज फेस करनी पड़ती है। ड्यूटी मत फर्ज जो है, उनके दो फर्ज थे जो वो समझ पा रहे थे उस समय, और उन दोनों ही फर्जों में विरोधाभास था या खिलाफत थी। वो क्या फर्ज थे? उनका पहला फर्ज था कि वो किसानों की हेल्प करे, उनकी मदद करे, जिसके लिए उनको कोर्ट में रहना पड़ता, मौजूद रहना पड़ता, ताकि वो वकीलों के साथ, ताकि वो दलील दे सके कि किसानों के साथ में नाइंसाफी हुई है। लेकिन कोर्ट यानी कानून उनको कह रहा था कि तुम कोर्ट से चले जाओ, क्योंकि तुमको ये हम लोग कह रहे हैं, कोर्ट, हम जज कह रहे हैं। लेकिन गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी जी सोचते हैं, तो अब गांधी जी के सामने दो फर्ज थे। पहला, कोर्ट में रह के किसानों की हेल्प करना, और दूसरा, कोर्ट की बात मानना, क्योंकि कानून को हाथ में लेने वाला जो लीडर है या नेता है, वो एक अच्छा लीडर तो नहीं माना जा सकता। तो गांधी जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो हेल्प करें कोर्ट में रह के किसानों की, या कानून को मानते हुए कोर्ट से बाहर निकल जाएं। आखिरकार गांधी जी फैसला करते हैं कि वो कोर्ट से बाहर नहीं जाएंगे, वो कानून को तोड़ेंगे, क्योंकि उनका कॉन्शियंस, उनकी आत्मा, उनकी रूह उनको अलाउ नहीं करती। वो चाहते थे कि, उनकी आत्मा ये कह रही थी कि गांधी जी को कोर्ट में रहना चाहिए और किसानों की हेल्प करनी चाहिए। कॉन्शियंस यानी जब दिल और दिमाग, आपकी जो रूह की आवाज है, उसी को कॉन्शियंस बोलते हैं। उधर गांधी जी जज कह रहे हैं कि आप कोर्ट से जाओ, और गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे सजा दी जाए। जज कहता है कि गांधी जी को सजा 2 घंटे बाद सुनाई जाएगी, तब तक गांधी जी बेल के लिए, मतलब जमानत के लिए अर्जी दे दें। लेकिन गांधी जी ने जमानत के लिए अर्जी देने के लिए से इनकार कर दिया। फिर भी जज ने गांधी जी को रिलीज कर दिया, उनको छोड़ दिया। और जज ने कहा कि काफी दिनों तक हम लोग फैसला नहीं सुनाएंगे, फैसला काफी दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद आएगा। और गांधी जी बाहर घूमते रहे। तभी क्या हुआ कि लॉयर्स, वकील बात कर रहे थे आपस में कि अगर गांधी जी को के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया कि उनको गिरफ्तार करना है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो वकीलों ने ये फैसला किया कि अगर गांधी जी गिरफ्तार होते हैं, तो हम लोग अपना कोई केस, जिस तरह से हम लोग लड़ रहे थे, जिस तरह से पैसे कमा रहे थे, वैसे कमाते रहेंगे। तब गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर किसानों को क्या होगा अगर तुम ऐसा करोगे तो। तब वकील आप थोड़ा साइड में जाके आपस में बात करते हैं, और वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर गांधी जी गिरफ्तार हुए तो वे लोग भी गिरफ्तार होंगे और जेल में जाएंगे। किसानों के इस फैसले को सुनकर, वकील ये भी कहते हैं, आपस में दलील देते हैं एक दूसरे को, कि गांधी जी किसी और राज्य के हैं और वो यहाँ आकर लड़ रहे हैं चंपारण में हमारे किसानों के खिलाफ, और हम तो इन्हीं किसानों से काफी फीस भी ले रहे हैं, और अगर हम लोग गांधी जी के गिरफ्तार होने पर यहाँ से चले जाएंगे अपने अपने काम पर, तो ये तो बड़ी ही शर्मनाक बात होगी। तो वकील ये फैसला करते हैं कि अगर गांधी जी अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए, तो हम भी गिरफ्तार होंगे। तब गांधी जी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अब हम लोग चंपारण की लड़ाई जीत चुके हैं। हालांकि वो लोग जीते नहीं थे, पर गांधी जी के मुताबिक इस एकता को देख के उन्होंने ये ऐलान किया कि अब तो ये लड़ाई हम जीत ही गए, मतलब जीत नजदीक ही थी। और जज का फैसला आता है और गांधी जी के खिलाफ केस को ड्रॉप कर दिया जाता है, केस को खत्म कर दिया जाता है, और ये सिविल डिसओबीडियंस की जीत मानी गई।
लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी केस को खत्म कर देते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि यही जो है वो सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई है। एक इंक्वायरी या जांच पड़ताल शुरू की जाती है। एक कमीशन यानी कि एक आयोग बनाया जाता है और इंक्वायरी में ये पता लगता है या जो जमींदार हैं उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिलते हैं और ये फैसला होता है कि जो जमींदार हैं उन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं किसानों के ऊपर। तो जो जमींदार थे वो सोचते हैं कि हम लोग तो गुनहगार साबित हो गए, तो शायद गांधी जी अब हमारे से पूरा का पूरा मुआवजा मांगेंगे ताकि जो हमको देना पड़ेगा किसानों को। लेकिन गांधी जी जितनी भी रकम बनती थी किसानों की उसका सिर्फ 50% ही मांगते हैं जमींदारों से। मगर आखिरकार जो फैसला आता है, जो फैसला होता है, जो समझौता होता है, उसमें जो जमींदार थे वो सिर्फ 25% ही मुआवजा देते हैं किसानों को। तब गांधी जी बोलते हैं कि ये जो पैसा तुमको लौट के मिला है, ये जो तुमको 25% मुआवजा मिला है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना अहमियत नहीं रखता। अहमियत किस बात की है कि जो अंग्रेज हैं उनकी इज्जत काफी हद तक कम हुई है, उनकी प्रेस्टीज, उनकी इमेज खराब हुई, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसानों को इस बात से बहुत राहत मिलती है कि उनके भी कुछ हक हैं और कोई उनके लिए भी लड़ सकता है। गांधी जी ने हमेशा चंपारण के लोगों की बेहतरी के लिए ही काम किया। काफी सारे टीचर और डॉक्टरों ने अपने ऑफर किया कि वे अपनी सेवाएं देंगे चंपारण के लोगों को। डॉक्टर्स ने इलाज किया मुफ्त में, टीचर्स ने उनको मुफ्त में पढ़ाया और गांधी जी ने उनको सफाई और सेहत के पाठ पढ़ाए। वहां के लोगों को सफाई से रहना और सेहतमंद रहना सिखाया और शौचालय का इस्तेमाल करने का भी उपदेश दिया। यहां तक कि गांधी जी ने वहां पर मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाई, जैसे कैस्टर ऑयल, क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल अगर किसी को पेट की दिक्कत हुआ करती थी उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था। किसी को अगर मलेरिया हो जाए तो उसे क्विनिन की दवाइयां दी जाती थी और यदि किसी को स्किन की प्रॉब्लम्स हो तो उसको सल्फर की जो क्रीम थी या ऑइंटमेंट थी वो दी जाती थी। गांधी जी जो है उनका जो राजनीति थी, जो उनका पॉलिटिक्स था, वो भी कल्चरल और सोशल वेलफेयर से इसके साथ मिक्स हुआ करता था। मतलब ऐसा नहीं कि गांधी जी लोगों का राजनीतिक भला करते थे, वो उनका सांस्कृतिक और सामाजिक भला भी करते थे। जैसे लोगों को सांस्कृतिक तरीके से उनका भलाई कैसे की गई, उनको शौचालय और सफाई का ज्ञान दिया गया। सामाजिक तरीके कैसे भलाई कैसे की गई, उनका इलाज किया गया, उनको मुफ्त में एजुकेशन दी गई। गांधी जी मानते थे कि चंपारण उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी के जरिए अंग्रेजों को ये मैसेज गया कि वो इंडिया में रहकर भारत में रहकर भारतीयों पर ही हुकूमत नहीं कर सकते। चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज नाम के एक पेसिफिस्ट थे, या एक शांति का संदेश पहुंचाने वाले एक मतलब कार्यकर्ता थे, जो कि दुनिया के देशों में जाया करते थे शांति का मैसेज पहुंचाने के लिए। तो जब चंपारण का एपिसोड चल रहा था उस समय चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज इंडिया में आया हुआ था और उसका अगला डेस्टिनेशन या उसका अगली कंट्री जहां जाके उन्होंने उनको शांति का मैसेज देना था वो था फिजी आइलैंड्स। और चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे और उनके बहुत बड़े फॉलोअर। तो जो भारतीय थे वो ये देखते हैं कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज एक ब्रिटिश है, एक अंग्रेज है और वो भारतीयों के साथ खड़ा है। तो वो चाहते थे कि अगर ये इंसान फिजी आइलैंड्स ना जाए और भारत में ही रुक जाए तो हमारा केस अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए वो गांधी जी को बोलते हैं कि इसको रोको, इसको आगे मत जाने दो।
लेकिन गांधी जी इस बात को समझ गए कि भारतीय ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो गांधी जी ने उस चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज को इंडिया में रोकने की बात को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने चार्ल्स को नहीं कहा कि तुम रुक जाओ, और इस तरह से उन्होंने इंडियंस को, भारतीयों को सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का मैसेज या पाठ पढ़ाया।